फर्स्ट को केमिस्ट्री का है। फर्स्ट को 21 को केमिस्ट्री का है मेरा सर एग्जाम। अच्छा, और फिजिक्स का कब है? सर फिजिक्स का क्या है सर? 20 को केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का 21 को फिजिक्स का है, 20 को केमिस्ट्री का है। सर मेरा सिलेबस में वो आ रहा है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मेरा भी सेम। अच्छा, सर मेरा भी सेम है सर। सर प्रिंसिपल इंटीग्रेशन की रिवीजन जल्दी करा दो, टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे छूट गया मेरा। इसकी रिवीजन जल्दी करा दूं? इंटीग्रेशन की सर, इंटीग्रेशन अच्छा, मुझसे हो नहीं रहा था ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सर पर इंटीग्रेशन शायद इन चैप्टर्स ज्यादा यूज ही नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन ज्यादा। सर डिफरेंशिएशन ज्यादा है लेकिन फिर इंटीग्रेशन में सर इंटीग्रेशन सर थोड़ा समझने में अजीब लग रहा है, डिफरेंशिएशन आ गया था सर पहली बार। ये सर डिफरेंशिएशन मेरे को आसान है। फिर से करा देते हैं इंटीग्रेशन, अगली क्लास में फिर से कराता हूँ यार, ठीक है। अभी पहले आज जो आपकी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो तो कर लें, ठीक है। ओके सर। दूसरी बात, आज मैंने अभी आपको एक ना शीट भेजी है प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस की। यस सर। वो क्वेश्चंस भी अभी आज सॉल्व करने शुरू करेंगे। पहले मैं ये वाली बात डिस्कस कर लूं, ठीक। शौर्य देखो, सबसे पहले अगर पैकेट सीम्स टू बी मूविंग लाइक दिस, तो आप जो उसकी वेलोसिटी देखते हो वो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे बेटा एक्स कंपोनेंट भी दे रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दे रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट भी दे रहा है। अगर पैकेट ऐसे भी मूव करता है तो भी हर पॉइंट पे आपको उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी भी मिल रही है और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी भी मिल रही है ना? ठीक है लक्ष्य? यस सर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अगर मैं आपसे कहता कि आप यहीं पर प्लेन में बैठ के ही देख रहे होते तो ये आपको सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट दिखाई देता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं दिखाई देता। यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा? यस सर। तो ये डिपेंड करेगा कि हम कहां से देख रहे हैं। अच्छा, मैं इसका एक एग्जांपल और दे देता हूं। आप एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हो, ठीक है, और लेट्स से कि आप इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स के अंदर हो, अगर लाइक शताब्दी, तेजस, ठीक है, यस सर। और ऐसी वाली ट्रेन्स के अंदर हो जो कि नॉन स्टॉप बहुत स्पीड से मूव करती है और इंडिया के अंदर हाईएस्ट स्पीड इज 160 किलोमीटर पर। ऐसे वाली ट्रेन में बैठे बैठे एंड द ट्रेन इज मूविंग और आपके हाथ में एक बॉल है और आप उस बॉल को ऐसे उछालते हो। यस सर। बॉल विल कम टू योर हैंड या पीछे चली जाएगी? चली जाएगी सर। हाँ, पीछे चली जाएगी, पीछे 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 चली जाएगी? नहीं सर, वापस नहीं जाएगी सर। नहीं जाएगी सर, अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी। आप उसको ऐसे उछालो और वो आपके हाथों में ही आ जाएगी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अब ऐसा इसलिए, अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, द इंटरनल सराउंडिंग्स ऑफ द कंपार्टमेंट, आप रेस्ट पर हो? यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल सराउंडिंग्स ऑफ द कंपार्टमेंट आप रेस्ट पर हो, लेकिन आपका बॉडी किस में है? टच कर रहा है किसको? कंपार्टमेंट को, एंड द कंपार्टमेंट इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी। तो जब आपने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिससे कि अर्थ मूव कर रही थी, आपने भी उतनी देर में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करा और बॉल ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करा, आपके हाथ में आ जाएगी वापस। क्लियर है? यस सर। यस अब सर। यहाँ क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यस सर। कि आप अंदर से देख रहे थे। अब एक ऑब्जर्वर है जो कि ट्रेन के कंपार्टमेंट से बाहर बैठा हुआ है और वो ऑब्जर्व करता है कि भाई लक्ष्य खिड़की के पास बैठा है बिल्कुल, और उसने विंडो पेन में से देखा कि लक्ष्य ने बॉल ऐसे उठाई, उछाली और वो उसके हाथ में आ गई। तो उसको क्या दिख रहा है कि जितनी स्पीड से बॉल आगे जा रही थी उतनी स्पीड से लक्ष्य भी आगे चला गया और दोनों की स्पीड क्या थी? जो कि स्पीड ऑफ ट्रेन थी। यस सर। तो उसके लिए बॉल की एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है
आपके Yes. लिए बॉल की कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है। Yes, sir. सेम केस यहां पर अप्लाई होगा, ठीक है? Yes, sir. सर अभी तो कोई डाउट नहीं है। सर वो प्लेन का जब हम केस लेते हैं तब एयर रेजिस्टेंस 0 लेते हैं ना? देखो, हम एयर रेजिस्टेंस 0 ले लेते हैं, बट एयर रेजिस्टेंस को 0 लेना अपने आप में इन द केस ऑफ प्लेन इनफैक्ट ये थोड़ा सा बेमानी सी बात है फिजिक्स के Yes, अंदर, sir. क्योंकि प्लेन जैसी एक बहुत हैवी चीज और जिसका इतना हैवी स्ट्रक्चर है, जब वो मूव करता है तो वो जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि आप Yes, sir. गलती से, ठीक है, अपना सिर या अपने हाथ या अपने पैर बाहर नहीं निकाल सकते। द Yes, sir. अमाउंट ऑफ जी फोर्स यू विल एक्सपीरियंस विल टेक ऑफ योर हैंड, वो बाहर ले जाएगा आपके हाथ को Yes, साथ के sir. साथ। Yes, sir. तो उसमें वो बड़ी बेमानी सी बात है कि अगर हमें उसको एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेना है। हम ये Yes, sir. छोटे जो ऑब्जेक्ट्स है ना, छोटी चीजें हैं, बॉल है, फुटबॉल है, ठीक है, ऐसे वाली चीजों के लिए तो हम कह सकते हैं, लेकिन एक प्लेन का साइज देखो ना कितना बड़ा होता है। Yes, sir. एक फुटबॉल ग्राउंड के अंदर आता है पूरा एक एयरबस। Yes, sir. अब इतनी बड़ी चीज को आप ये कहो कि वो हवा में उड़ रही है और जो एयर रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, यार ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है ना। Yes, sir. सर तो जब एयर रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट की नहीं मानेंगे तब ऑब्जेक्ट आगे जाएगा। हाँ जी बेटा। यस सर, क्लियर है। अदरवाइज जितनी स्पीड से आप जा रहे हो, एयर उतनी ही स्पीड से पीछे की तरफ आ रहा है। ऑब्जेक्ट का आगे जाने का कोई Possible सवाल नहीं है। पैदा होता ही नहीं है। यस सर, क्लियर है। द बेस्ट केस इज आप लॉज ऑफ इनर्शिया के अंडर रह के सोचो, आप अपनी गाड़ी के बाहर किसी चीज को ड्रॉप करने की कोशिश करो, इट विल नेवर मूव फॉरवर्ड, हमेशा ही Yes, पीछे की तरफ दिखेगा जा। यस सर। ठीक है, अच्छा एक काम करना, आज YouTube पे ना एक छोटा सा एक वीडियो सर्च करना कि जो कमांडोज होते हैं, इन लोगों की लाइफ सबसे ज्यादा एडवेंचरस होती है। यस इन्हें साल में दो बार जंप करना होता है, एयर यस जंप, ठीक है। तो मैं 2-3 लोगों को ऐसा को जानता हूँ जो कि एग्जैक्टली इस प्रोफेशन के अंदर हैं, तो साल में Yes, 2 sir. बार उनको एयर जंप करना पड़ता है। ये उनकी Yes, sir. प्रैक्टिस का हिस्सा है। आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हो, वो ऊपर से जंप करने की प्रैक्टिस करते हैं। यस सर। जिन लोगों को डर लगता है, ठीक है, उन लोगों को ऊपर ले जाके ना प्लेन में से पैराशूट पीछे बांध के धक्का मार देते हैं। यस सर। आप कभी भी उनको कूदना देखना, यस वो हमेशा प्लेन के मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा, यस सर, देखिए हैं वीडियोस बहुत सारी। कभी साथ में नहीं मूव करेगा, नेवर यस एवर। सर। ठीक है, तो वो जो मैंने आपको बताया, जो मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ एरोप्लेन एंड द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ हेलीकॉप्टर है, उसमें दोनों में फर्क होता है। एक वो भी चीज है, एक आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी है, तो बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं। अगर हम उस वाली बात पे चलें कि भाई ट्रेन के अंदर आपने बॉल को ऐसे उछाला और वो जो बॉल है वो उसी जगह पे आ रही है, तो सोचो कि ट्रेन के कंपार्टमेंट में अगर एक टीटी टेबल रखी हो, तो विल यू बी एबल टू प्ले टीटी और नॉट? यस सर, खेल सकते हैं। उस लिहाज से नहीं खेल पाएंगे, लेकिन हम खेल सकते हैं। क्यों? हम क्यों खेल पा रहे हैं? हम इसलिए बॉल खेल की पा रहे हैं वेलोसिटी भी सही। कि हमारी जो वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी तो बॉल भी एक्वायर कर रही है, यस सर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हमें वो देखने में 0 लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और है। यस सर, क्लियर है। तो लाइफ में जो फिजिक्स है वो हमें इल्यूजन्स भी दिखाती है और उन इल्यूजन्स के सॉल्यूशंस भी साथ साथ बता देती है। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। अब बात पैराशूट वाली। हाँ बेटा। सर फिर बॉल का जो पीछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है सर, वो क्या है? कहाँ पीछे जाने वाला कॉन्सेप्ट? सर मतलब अगर हम बॉल को ट्रेन में बैठ के बॉल को छोड़े बाहर, खिड़की के बाहर छोड़े, तो हाँ, उसका खिड़की के बाहर छोड़ा ना आपने, तो अब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। यानी कि अब आपका जो इनर्शियल फ्रेम था वो क्या था? ट्रेन के अंदर था पहले, बट अब आप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी इंटरैक्ट करने लगे ना। यस सर। तो वहां पर जी फोर्सेस अलग से काम करेंगी, क्योंकि जी फोर्सेस के अलावा जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर है, दैट विल आल्सो कम इनटू प्ले। ओके सर।
तो यहाँ थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करने लगी। ठीक है, ओके सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो, अब एक पैराशूट वाला केस। मान लो कि आप एक ठीक है, ऐसा सही बनाना आता है। ठीक है, अब मान लो कि आप एक पैराशूट के अंदर हो, ठीक है, एंड दिस पैराशूट इज असेंडिंग अपवर्ड्स विद अ सर्टेन वेलोसिटी v। लेट्स से इसकी वैल्यू ले लेते हैं कुछ 5 मीटर पर सेकंड। अब आप यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हो। बेटा जब आप इसको ड्रॉप करोगे तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगी, बट फिर से वही बात, ड्रॉपिंग के टाइम पर पैराशूट तो क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी u अपवर्ड्स, जबकि एक्चुअल मोशन कहां होना चाहिए था, डाउनवर्ड्स। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप लोगे -5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यस सर, यस सर। सेम वही बात है। आप ट्रेन से बाहर अगर हाथ रख के किसी बॉडी को फेंकने की कोशिश और ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हो तो वो ट्रेन की डायरेक्शन से अपोजिट जाएगा। यस यहां पर क्या हो रहा था, द टाइम यू टुक बिफोर ड्रॉपिंग इट, एक्चुअली इतनी देर में वो ऊपर डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। यस सर, जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी हमारा ब्रेन जितनी देर में हमें सिग्नल देगा कि आप ये काम करो, उतनी देर में तो वो बॉडी ट्रैवल कर गई ना ऊपर। यस सर। बस इतनी बात है। इसकी वजह से उसका रिलेटिव मोशन आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। सर तो फिर मतलब जितनी देर में बॉल ऊपर गई वो एक नेग्लिजिबल टाइम है। नेग्लिजिबल टाइम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइम है। एक्चुअल में वो आप उसको नेग्लिजिबल मान नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो उतनी देर में तो आपकी बॉडी आपसे काम करवा रही है। आप नेग्लिजिबल तो पता है किस टाइम को भी नहीं मान सकते। देखो सुनो, आप किसी चीज को देख रहे हो, ठीक, देखते देखते आप अपनी आंखें बंद कर लो, सो फॉर वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम उस चीज की इमेज आपकी आंखों पे बनी रहती है ना, हाँ जी सर। और उसको वाइप ऑफ होने में टाइम लगता है। यस सर। आप कभी भी ऑब्जर्व करना, आपको एक चीज देख रहे हो और सडनली आप दूसरी तरफ देखो, तो आपको उस चीज को रिकॉग्नाइज करने में एक बहुत फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। यानी आपकी बॉडी लगाती है, आपका ब्रेन लगाता है कि ये एग्जैक्टली वो चीज क्या है ना। हाँ जी सर, यस सर। तो वो एग्जैक्टली क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, यस सर। है ना। यानी पहले चीज की इमेज आपकी आंखों पे बनी हुई थी, अब उसको वाइप ऑफ होके दूसरी इमेज बनने में इट विल टेक सम टाइम। यस सर। और ये जो टाइम होता है, ये हमारा एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन ही है। ठीक है, तो ये टाइम हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्योंकि हम उतनी देर में उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे उस चीज को। ओके सर। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा, अब सब लोग एक काम करेंगे, फटाफट से अपनी शीट्स ओपन करेंगे जो मैंने आज भेजी हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करेंगे। जल्दी शुरू करो, और जो जो डाउट्स हैं वो अभी पूछते जाओ, मैं सॉल्व कराता जाऊं। ठीक है, यस सर। ओके सर। ओके सर। यस सर। बिल्कुल शुरू करो। या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, सिर्फ उतना पार्ट इंटीग्रेशन करा दूं जितना आपको जरूरी है। यस सर प्लीज सर। जो यस सर। दो Yes, तीन sir, क्वेश्चन करने दो एक सर बार। वो स्ट्रेट लाइन पे जितना इंटीग्रेशन आएगा प्लीज वो करा दो सर, बाकी का हम बाद में रिवाइज कर सकते हैं। चलो ठीक है।
सर 2-3 क्वेश्चन करने दो, ऐसे फिर क्लियर नहीं होगा। किसके? ठीक है, जो आपने वर्कशीट भेजी है इसके कोई भी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक बार समझ आ जाएगा। कर लो बेटा, कोई भी 2 क्वेश्चंस कर लो। थैंक यू सर। तो फर्स्ट टू कर लेते हैं ना, अगर उससे भी ना हो तो फिर फायदा क्या हुआ, फर्स्ट टू कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जरूरी थोड़ी है कि फर्स्ट 2 में सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। सर तब अगर मैं सोच रही थी एंड के कोई क्वेश्चन। तो अगर फर्स्ट टू कर लेते तो फिर मैं 19 क्वेश्चन भेजता ही क्यों? यस सर। सर नहीं सर, अभी नहीं, ताकि हम एक फिर काम बाद में करो। इंटीग्रेशन कर ले सर अभी के लिए। सुनो सुनो मेरे बेटा, मेरी बात सुनो। अच्छा, मेरे को कुछ एक आइडिया है कि शायद आप लोगों की आजकल केमिस्ट्री क्लास नहीं हो रही है। सर आज से स्टार्ट होने वाली है वो। मेरा आज से स्टार्ट हो रही है वो। अच्छा, आज से स्टार्ट हो रही है। ओके 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 ओके, फिर ठीक है। अच्छा, कल का बताएं, कल का क्या सीन है? वो कल मैथ्स करनी है सर, कल थर्सडे है ना, कल मैथ्स होते हैं। शाम को? नहीं सर 3 बजे के अराउंड होगी, 3 से 4 के अराउंड। ओके, तो अगर इस पर्टिकुलर असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स हम लोग कल किसी टाइम डिस्कस कर सकते हो तो यू कैन टेल मी। यस सर, यस सर, यस सर। कल आकाश होता है? मेरा यस सर, सर, मेरा 4 कल से 8। 4 से 8। सर 3 से 4 मेरी ट्यूशन है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अभी मैं थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन दोबारा से करा देता हूँ। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और परसों वाली क्लास में अपनी प्रॉब्लम्स पूछेंगे। सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, आप करवा लो, बाकी सब तो फ्री होंगे। अच्छा हाँ ठीक है, तो आप प्रॉब्लम कर लो, मैं इंटीग्रेशन करा देता हूँ जिसको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम। ठीक है, यस सर मेरी हाँ, 4 to 5 क्लास होती है कल। कोई बात नहीं, मैं अभी इंटीग्रेशन करा रहा हूँ बेटा। यस तो 4 to 5 मैं कल फ्री नहीं हूँ। मैं Yes, फिर sir. क्योंकि मैंने 12th की क्लास भी ना अपनी, आजकल एक्चुअली में क्या है कि स्कूल वाले ना किसी भी दिन बुला लेते हैं। यस तो तुम लोगों की क्लास तो होती है 4 बजे, ठीक है। अब पीछे भी एक दिन मैंने क्लास कैंसिल करी थी, वो इसी वजह से करी थी कि स्कूल में कॉल कर लिया था वो 12th के रिजल्ट के चक्कर में। तो कुछ थोड़ा सा फ्रीक्वेंट इसलिए हो रहा था कि भाई वो शायद टीटीएस के अंदर ही पता नहीं क्या सीन था। तो मैंने जो 12th की क्लास है ना वो अपनी रात को शिफ्ट कर दी है 8:30 से 9:30। तो वो क्लास मेरी वही होती है। तो मैं सोच रहा था कि अगर उससे पहले अगर हो पाता तो शायद मैं तुम्हारी एक क्लास ले लेता और ये प्रॉब्लम्स इसकी डिस्कस कर लेते, बट कोई बात नहीं, हम इसकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेंगे। आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंटीग्रेशन की, कि किसी को कोई इंटीग्रेशन में अगर दिक्कत आ रही है तो बाकी फिर देखते जाएंगे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आप बताते जाओगे। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, तो पहले सर बात करते संडे हैं को कोई टेस्ट वगैरह है बेटा। सर संडे को कोई टेस्ट है? अभी बता दूंगा, मैंने पिछले क्लास में बात तो की थी टेस्ट के लिए, बता दूंगा। यस सर। अच्छा एक काम करें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का एक टेस्ट रख ही लेते हैं। ओके सर। ओके सर। संडे को मेरा संडे को भी आकाश है, कितने बजे से कितने बजे तक होता है बेटा? 3:45 से 8 o'clock। कितने बजे तक? 3:45 से स्टार्ट होता है सर, लेकिन 4 बजे होता है और 8 बजे तक हाँ, कोई नहीं, 4 बजे होता है ना, हम सुबह सुबह रखेंगे 9 बजे। सुबह। ठीक है सर। ठीक है, सुबह 9 सर बजे। 9 बजे नहीं, सर 9 बजे हो नहीं जाता है। सर मैथ्स का भी टेस्ट है सर, मैथ्स का भी टेस्ट है सर। यार सर कभी और मैथ्स जल्दी वाले, रख लो। मैथ्स वाले सर को कह देना सर अब की बार फिजिक्स का टेस्ट है, पहला टेस्ट हो रहा है, आप अपना पोस्टपोन कर लो। सर उनका 11 बजे से लेकर 12 बजे के अराउंड है। तो बेटा फिर ऐसे तो कुछ ना कुछ तो रहा ही सर रहेगा। 7 बजे रख लो सुबह। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, जिसको 9 सर बजे, कोई ये 9 बजे भी नहीं उठना चाह रहा, आप 7 बजे रखवा रहे हो। सर सैटरडे को छुट्टी है सर। सर सैटरडे को भी सैटरडे को भी आकाश मेरा होगा, आकाश होता है। हाँ। देख लो, सैटरडे को भी आकाश होगा। सर फिर टेस्ट ऐसे हो नहीं पाएगा। मैं तो कह ही रहा हूँ ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा। सुबह 7 बजे से। नहीं सर, 7 बजे नहीं, 9 बजे। सर ये 10 बजे। सर ये अकेले सर उठेगी। देखो मान गए 9 बजे के लिए। सर ये अकेले उठेगी, सर ये अकेले उठेगी।
अभी सात अभी बोला मिष्टी अभी मिष्टी कह रही थी कि नहीं सर 9 बजे नहीं, अब कह रही है कि हाँ चलो ठीक है 9 बजे रख सर, लो, 7 तभी बजे। बोला मैंने 7 बजे तक, ये लोग बोले 9 बजे। सर ठीक है, सुबह ठीक है। अच्छा एक काम कर सकते हैं, ठीक है, देखो सुनो, आप लोग बड़े बच्चे हो, ठीक है, छोटे चौथी पांचवी वाले नहीं हो, और मुझे ऐसा भी लगता है, उम्मीद मुझे ये भी है कि आप लोग बहुत खराब भी नहीं हो, ठीक है, तो कि भाई नकल मारोगे, चीटिंग करोगे, काम करेंगे, आप मुझे ये बता देंगे कि सर मैं अब अवेलेबल हूँ, ठीक, तो जिस टाइम पर आप अवेलेबल होगे आपके साथ में क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगा, ओके ठीक है, सर। यस और Yes, sir. और उसके बाद से आपका टाइम स्टार्ट, अगर 1 घंटे का पेपर होगा तो आपको मैं 1 घंटा 5 मिनट दूंगा कि आप पहले पेपर खत्म करो और फिर उसकी पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर दो, ये तो कर ओके सकते सर। हो। यस सर। यस सर। इसमें तो मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो सबके लिए कन्वीनियंस वाली बात है, और अदरवाइज एक कॉमन टाइम सुबह 9 बजे का फिक्स है, 9 बजे मैं जूम पे यहाँ पर आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगा, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दूंगा और सभी लोग वो क्वेश्चन पेपर करते रहेंगे। ओके जिस सर। किसी के साथ कोई एक आध जना थोड़ा बहुत अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर लेंगे उसको, कि मैं स्क्रीन शेयर के बजाय आपको वैसे शेयर कर दूंगा पेपर, आपको लेकिन फिर करके भेजना पड़ेगा, बट ईमानदारी ये भी दिखानी पड़ेगी कि कोई किसी से ये नहीं पूछेगा कि क्वेश्चन पेपर में आया क्या था, क्वेश्चन Okay, कौन sir. सा था, Okay, चीटिंग sir. कोई नहीं करेगा। Sir, नहीं करेंगे सर। ठीक है, अच्छा वैसे तुम लोगों के कितने टेस्ट हो गए? सर मैथ्स में है मतलब 3 हो गए, 2-3 हो गए सर। अच्छा मैथ्स में हो गए हैं इतने टेस्ट? सर नहीं केमिस्ट्री सर, हर चैप्टर का टेस्ट लेते हैं ना सर। और में 3 हुए हैं। और कितने नंबर आए हैं तुम लोगों के, पास हो गए हो? सर पास तो हो ही जाते हैं। सर पहले तो अच्छे थे, तीसरा वाले मुझसे गड़बड़ हो गया, वो उसके मार्क्स नहीं बता सकते। और केमिस्ट्री में क्या हाल है? सर अभी चैप्टर खत्म हुआ था सर, पहला चैप्टर खत्म हुआ हमारा, अभी दूसरा पढ़ना है हमने। नहीं केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं हुआ अभी? नहीं सर टेस्ट हुए हैं, मेरे दोनों में खराब दो आए। हुए हैं सर। तो 2 मेरे दोनों में खराब आए थे। दोनों में खराब आए थे? यस सर। ऐसा क्यों हुआ बेटा? सर मेरे तो भी खराब आए हैं, या तो कुछ लोगों ने दिए ही नहीं है। वो छोड़ो, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे खराब क्यों अरे हुए? सर मैं पढ़ नहीं रहा था उस टाइम पे, अब जब सारे नोट्स याद करो तो अब समझ आ रहा है मुझे, उस टाइम में पढ़ नहीं रहा था। पढ़ लो यार, पढ़ने में क्या जाता है। यस सर, दिमाग थोड़ा ना मतलब नीचे जा गया हुआ अपने एक तरह से। हाँ तुम लोगों के पास पढ़ने का ही काम है, और काम ही क्या है यार, वैसे बहुत सारे काम होते हैं इस एज में इस टाइम पे, लेकिन वो सब थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, पढ़ लो। साइंस यस लिया सर। तुम लोगों ने, यस आर्ट्स सर। वालों को करने दो अभी, ठीक है। अच्छा चलो, इंटीग्रेशन देखो बेटा, अच्छा इंटीग्रेशन का जो जनरल फॉर्मूला था वो था इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx, और ये होता है हमेशा सॉल्यूशन x टू द पावर n plus 1 upon n plus 1 प्लस अ कांस्टेंट c, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर Yes, आपको sir. कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इंटीग्रेट करना है, तो फंक्शन को इंटीग्रेट इसी तरीके से किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वाले केस को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन करना हो तो डेफिनेट कैसे करेंगे? x to the power n from a to b dx will be x to the power n plus 1 upon n plus 1 from a to b. So your answer will be, यहाँ c नहीं लगाएंगे, कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे b raised to the power n plus 1 upon n plus 1 minus of a raised to the power n plus 1 upon n plus 1, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा n plus 1 b raised to the power n plus 1 minus a raised to the power n plus 1, ठीक है बेटा। ओके सर। सर जो आपने सुजानो को इंडेफिनेट दिया है सर, उसमें कांस्टेंट मतलब कैसे दिया क्वेश्चन में? बताता हूं, नहीं जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिमिट हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है,
वहां पर आप कांस्टेंट लगाते हो तो कांस्टेंट वो c ही लिखना है आपने। आपको ये क्या है, ये एक ना नोटेशन है, लिखने का एक तरीका है कि इनडेफिनेट में हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली इंटीग्रेट करना कहां तक है। हमें ये पता है कि इंटीग्रेट करना है, बट लिमिट्स नहीं पता ना इंटीग्रेट करने की। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको किसी चीज को ऐड करने को कह दिया जाए तो आप करते रहोगे, भाई कहां तक करूं ये तो बताओ, ये नहीं पता कहां तक करना है। तो किसी एक जगह पे रिजल्ट निकाल के आप कहोगे यार इसके बाद एक कांस्टेंट लगा दो कि इतना और बचा हुआ है ना, तो Yes, वो sir. वाला केस नहीं है। यहाँ क्या है, डेफिनेट में हमें पता है कि ए से लेके बी तक ही इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ठीक है सर। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अब चीजें यूज क्या होंगी वो समझो, बाकी फॉर्मूला याद रखने हैं। फॉर्मूला क्या याद रखने हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला याद रख लो, इंटीग्रेशन के ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स होता है, माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स tan x होता है, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलाज को अगर आप इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो तो आप कुछ ऐसा लिख पाओगे कि इंटीग्रल ऑफ, अच्छा इंटीग्रल आया कैसे देखो, ये dx अपॉन डी इधर आ जाए अगर तो sin x को आप ऐसा लिख सकते हो cos x into dx upon d. Now this 1 by d into cos x into dx, तो आप इसको इंटीग्रल ऑफ cos x dx लिख सकते हो। तो cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, ठीक है बेटा। ओके सर। ये बात क्लियर है, दक्ष क्लियर है इतना? यस सर। अथर, यस सर। लक्ष्य, यस सर। मिष्टी, यस सर। संस्कृति, यस सर। शौर्य, यस सर। वंश, यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि 1 by d क्यों आया, मैं सीधा लेता हूँ, यानी इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ secant square x dx इज tan x। ये अपने आप समझ लोगे, dx अपॉन d इधर जाना और 1 by d को हम क्या लिख पा रहे हैं, इंटीग्रल, ठीक है। ओके सर। ये 1 by d को ही हमने इंटीग्रेशन लिखा था, तो एक ही फॉर्मूला याद रख लो, वहीं से दूसरे बन जाते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इज log x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इज e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x dx इज secant x, ठीक है। ओके सर। ये वो फॉर्मूलाज हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, और यही बार बार आपको देखने को मिलेंगे। अब और एग्जैक्टली आपकी फिजिक्स में क्या यूज होने वाला है वो समझ लो, इतना तो क्लियर होगा? यस सर। ठीक है। जो इंटीग्रेशन का वीडियो है जो कि पहले आपके साथ शेयर हो चुका है, वो एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो जरा, हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा, dv बाय dt, और वेलोसिटी क्या होती है, ds बाय dt, ठीक है। यस ठीक है। सर। यस सर। याद ये रखना कि बेटा डिस्प्लेसमेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, और आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिल जाएगी एक्सेलरेशन। लेकिन
अगर आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। अब इसका एक एग्जाम्पल क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन। मान लो कि आपको एक फंक्शन दे रखा है, लेट्स से t is equals to under the root x plus 3, ठीक है? ठीक है बेटा, एक फंक्शन दे रखा है t is equal Okay, sir. to under the root x plus 3। अगर मैं यहां से ये कहूं कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो कैसे करोगे? सर ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे ना, फिर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम। कोई और, किसी और को कुछ आइडिया? यहां से मुझे वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 2 सेकेंड्स, कैसे करेंगे? देखो, कैलकुलेट वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स। देखो जरा, मैं इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3। यस सर। तो x इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 3। यस सर। डिफरेंशिएट कर दो बेटा dx by dt, तो दिस विल बी 2t माइनस 0, और dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। यस सर। So velocity after 2 seconds means 2 into 2, 4 meter per second। आ गया? यस सर, समझ यस सर, समझ गया सर। सुनो, देखो बहुत सिंपल है। मैंने आपको एक रिलेशन दिया किस किस के बीच में, टाइम और x के बीच में, और कहा कि वेलोसिटी निकालो। तो आपको ये याद होना चाहिए कि बेटा वेलोसिटी ds by dt होता है या dx by dt होता है, यानी आपको डिफरेंशिएशन x का करना है, ठीक है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। अच्छा, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, उसको कैसे करोगे? अच्छा चलो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और दे दिया, x इज इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर, ठीक है? कहता है कैलकुलेट एक्सेलरेशन, या छोड़ो t क्यूब ले लो इसको, कैलकुलेट एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड। जल्दी बना के बताओ फटाफट। तो 36। देखते हैं। तो बेटा dx by dt आपका क्या होगा? वेलोसिटी होगा। कितना होगा? 0 माइनस 5 प्लस 18t स्क्वायर, तो ये वेलोसिटी आ गया। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 माइनस 0 प्लस 36t। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। तो एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड, तो a is equals to 36 into 1 यानी 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया ये? Yes, sir. अब देखो बेटा, नेक्स्ट आपको दे रखा है v is equals to 4t, ठीक है। कैलकुलेट द पोजीशन या पोजीशन नहीं, कैलकुलेट द पोजीशन चेंज्ड बाय द बॉडी from 2 seconds to 4 seconds। यानी हमें निकालना है चेंज इन पोजीशन from 2 seconds to 4 seconds। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी है, वेलोसिटी से क्या निकालने के लिए बोला है आपको? पोजीशन। पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. कैसे निकलेगा? Velocity. Sir, 16. Sir, 16 मीटर है। तो इसको 16 मीटर। इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना Integrate. पड़ेगा। Yes, sir. अब देखो, आप वेलोसिटी को पहले पोजीशन की टर्म्स में लिखो, क्या होती है? ds by dt is equal to 4t। तो ds is equal to 4t dt इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से कहां तक? 2 से लेके 4 तक। तो कितना हो गया? 4t² by 2 लिमिट्स 2 से लेके 4 तक। तो आंसर आ गया बेटा, s is equal to 4 into 4 का स्क्वायर हो गया 16 by 2 माइनस 4 by 2। तो ये आ जाएगा 4 into 12 by 2, 24 मीटर्स। ठीक है, सही है? Yes, sir. Yes, sir. बेटा वेलोसिटी क्या होता है? 4t। वेलोसिटी को क्या लिखा? दे रखा है हमें 4t। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? ds by dt। यहां से ds निकालेंगे तो क्या करेंगे? 4t dt। और लिमिट्स कहां से कहां तक है? 2 से लेके 4 तक, क्योंकि आपको 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में पोजीशन चेंज बताना है। तो कितना चेंज इन पोजीशन आएगा? 4 तो अपनी जगह कांस्टेंट है, t का इंटीग्रल होगा t² by 2, क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज x की पावर n+1 अपॉन n+1। लाइकवाइज इंटीग्रेशन ऑफ t 4t, 4 बाहर आ गया, t dt, t की पावर कुछ नहीं है 1, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो 4t की पावर 1+1 अपॉन 1+1 हो गया ना, यानी 4t² by 2 हो गया ना। Yes, sir. और लिमिट यहां आपने साथ में लगाई दी, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक अप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा? Okay, sir. हो जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक ना मैंने वर्कशीट भेजी थी पहले, ठीक है, मैं दोबारा से उसको रीसेंड कर दूंगा, लेकिन बेटा उसके अंदर दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेसिक क्वेश्चंस है वो, ठीक है? Okay, लैंग्वेज sir. समझ के। Yes, sir. आपके देखो सुनो, आपके कोर्स में बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन और बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन आना नहीं है, वो कराने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा कराने पड़ते हैं। लेकिन आपके कोर्स में जो एप्लीकेशन है अभी तक के पार्ट में सिर्फ इतनी है कि हाउ टू मूव फ्रॉम वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी, फ्रॉम एक्सेलरेशन टू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली, और फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन टू एक्सेलरेशन डायरेक्टली, और फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी। बस इतना ही है। ये जो मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया,
कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाओगे तो डिफरेंशिएशन करोगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाओगे तो भी डिफरेंशिएशन करोगे। लेकिन उल्टा करोगे, अगर एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी में जाना है तो इंटीग्रेशन करोगे, और वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो अगेन आप इंटीग्रेशन करोगे। तो ये बेसिक बातें ये आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा? ओके सर। तो एक तो ये रिवाइज करना है, इंटीग्रेशन का वीडियोस देखना है, और दूसरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वीडियो के अलावा इसके जो आज मैंने प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस भेजे हैं वो करने हैं, और प्लस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बेटा? यस सर, यस सर। दक्ष हो जाएगा? यस सर। आता है ये सब कुछ बेटा? पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया हुआ है? यस सर, सर करा हुआ है सर। नहीं तो मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है बेटा? यस सर। सर मेरा सर वो जो सर मेरा जो वो यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला चैप्टर का आप टेस्ट बोल रहे सर, वो वाला मेरा अभी हुआ नहीं है सर। अच्छा, कितना बचा हुआ है? सर वो हमारे स्कूल में भी शुरू नहीं हुआ सर। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को सर स्कूल में मतलब एक ही क्लास हुई है। अच्छा, तो दक्ष कहाँ तक हुआ है वो आपका मेरे साथ? सर अभी सर शुरू नहीं हुआ था सर, आपने वेक्टर्स करवा के ज्वाइन करवाया था। अच्छा, मैंने वेक्टर से ज्वाइन करवाया। ओके ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ वीडियोस जो इनिशियल हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, तो एक बार आप उसको देखो, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बताओ, फिर एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करते हैं, ठीक है? यस सर, यस सर एक्स्ट्रा क्लास में मुझे भी बुला लेना। किसको? सर वंश। वंश, ओके देखो बेटा। बुला लेना। अच्छा ठीक है। यस सर। तो ये तो तुम पहले बता देते मेरे को, वो जो तुमसे पहले 3 से 4 वाला बैच है उसमें आज ही एरर्स खत्म कराए हैं मैंने। एरर्स आते हैं डायमेंशन एनालिसिस में, कभी-कभी गलती हो जाती है। यस एरर्स इग्नोर करने हैं। तो एक काम करते हैं, मैं डायमेंशनल एनालिसिस के वीडियोस दोबारा से आपके वाले ग्रुप पे से लिंक भेज देता हूँ, एक बार गो थ्रू करो, नहीं समझ में आता है फिर मुझे बताओ, फिर क्लास अरेंज कर लेंगे, ओके? सर अच्छा, वो जो आपने मतलब मैं स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था तब आपने 4 डायमेंशनल वाली वीडियोस भेजे थे, तो वो पूरा चैप्टर है ना मतलब? हाँ, वो डायमेंशंस, वो कंप्लीट डायमेंशंस है बेटा। ओके सर। चलो, तो हमने वो नहीं किया था पैरेलैक्स वगैरह, या किया था हमने? सर नहीं, पैरेलैक्स तो नहीं करा। नहीं किया सर। पैरेलैक्स नहीं करा। अच्छा, पैरेलैक्स में स्कूल में सिर्फ उसके लिए आएगा, प्रैक्टिकल के लिए। कोई बात नहीं, मैं आज ही मैंने उस वाले बैच में पैरेलैक्स कराया है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जहां कहीं पे भी दिक्कत आएगी जस्ट लेट मी नो, हम उसको दोबारा से एक क्लास रख लेंगे उसके लिए, ठीक है? ठीक है सर। चलो बेटा, आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम। बाय सर। बाय।